नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। KVS TGT का दूसरा पेपर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में एक आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि डिटरमाइन द चेंज इन IC इफ अ चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशंस रिजल्ट्स इन द कलेक्टर लीकेज करंट ICO इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 10 माइक्रो एम्पियर। देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO कलेक्टर लीकेज करंट होती है, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, इसने चेंज इन IC पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका वो निकालेंगे, क्या चेंज इन IC पूछा है ना, चेंज इन IC। हम ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं ना, ये RTH हो गया, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 5 किलो ओम, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज लग गई 10 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा इधर 1 किलो ओम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा VTH, ये हो जाएगा प्लस माइनस VBE। RTH रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, RTH रेजिस्टेंस निकलता है 6 पैरेलल टू 6, 36/12 यानी कि 3 किलो ओम, राइट। उसके बाद जब हम KVL लगाएंगे, तो KVL लगाने के लिए कैसे होगा बताओ, माइनस VTH प्लस IB RTH प्लस VBE प्लस IE RE इक्वल टू 0। अब क्योंकि IE इक्वल टू IB प्लस IC होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि VTH इज इक्वल टू IB, आप यहाँ पे चाहे तो स्मॉल IB लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, RTH प्लस VBE प्लस IB प्लस IC ऑफ RE, यही लिखोगे ना। अब डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू IC, अब इस इक्वेशन को मैं इसको दूसरे पेज पे करती हूँ। आपने इक्वेशन क्या लिखी थी कि VTH इज इक्वल टू IB RTH प्लस VBE एंड प्लस IB प्लस IC ऑफ RE। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू IC, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू RTH इंटू DIB बाई DIC प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, RE कहाँ पर है, IB प्लस IC ऑफ RE था ना, तो यहाँ पे IC का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस DIB अपॉन DIC ऑफ RE। तो यहाँ पे जो आपका DIB बाई DIC है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस RE अपॉन RTH प्लस RE, यही होगा। तो जब हम इसमें इक्वेशन रखेंगे, इक्वेशन जो आपका ये जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है, जैसे आपने पता था कि S इज इक्वल टू DIC अपॉन DIC होता है, तो ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S ऑफ ICO इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC, यही होता है ना। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे पुटिंग दी अबव वैल्यू, ये वैल्यू आप इधर जब रखोगे DIB बाई DIC की, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा आपका, बीटा प्लस 1 इंटू RTH प्लस RE डिवाइडेड बाय RTH प्लस RE ऑफ बीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें बीटा की वैल्यू कितनी थी इसमें, 59 प्लस 1 थी, तो 59 प्लस 1 हो गई। RTH प्लस RE, RTH की वैल्यू कितनी थी अगर आप देखें इसमें, एक मिनट, ये थी ना, कहाँ चला गया पेपर, रुकिए, ये मैंने अभी निकाला था शायद, अभी कहाँ गया। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कहाँ पे, रुकिए। देखिए इसमें RTH 3 किलो ओम था, और इसमें 10 वोल्ट जो है आपका सप्लाई वोल्टेज है, तो इसमें जो है 59 जो आपका बीटा है वो कितना दिया, बीटा आपने निकाला होगा ना, बीटा इफ अ चेंज इन ऑपरेटिंग, इसमें बीटा की वैल्यू नहीं दी है क्या, इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो है बीटा की वैल्यू नहीं दी है। आप इसको बीटा को मोर देन 50 रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इसने लिखा है
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। जो ये वैल्यू है 59 प्लस 1 इंटू RTH कितना था, 3 था, एंड प्लस 3K प्लस 1K, यही था ना आपका RE एमीटर रेजिस्टेंस। फिर ये 3K प्लस 1K और 59 प्लस 1 हो गया। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 80/21 आएगी। अब S ऑफ ICO निकालना है हमें, तो ये होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICO। तो ये वैल्यू हो गई 80/21। अब यहाँ पे गिवन क्या दिया है कि डेल्टा ICO, अगर यहाँ हम देखें, अब ये बार बार ना नीचे चला जाता है, इसमें जो है हाँ इधर, इसमें आप देखिए इसने बोला ICO इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 10 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे जो डेल्टा ICO हो जाएगा वो कितना होगा, 10 - 3 = 7 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो डेल्टा IC आपका यहाँ पे कितना था, ठीक है, डेल्टा ICO आपने निकाला 7 माइक्रो एम्पियर था। तो यानी कि डेल्टा IC इज इक्वल टू 80/21 इंटू डेल्टा ICO, 80/21 इंटू 7 माइक्रो एम्पियर। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 80/3 माइक्रो एम्पियर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, जो भी है ये, अगर आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए बार बार एक्चुअली ये ऊपर हो जाता है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है। इसका आंसर है 80/3 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर क्या है, इधर लिख लीजिए, ये है 80/3 माइक्रो एम्पियर, ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये श्मिट ट्रिगर का क्वेश्चन है, सॉरी ये, इस क्वेश्चन में देखिए, द आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ द श्मिट ट्रिगर। श्मिट ट्रिगर क्या होता है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है जिसका पॉजिटिव, ये इन्वर्टिंग नहीं नॉन वर्टिंग एम्पलीफायर है विद पॉजिटिव फीडबैक है। तो उसने बोला द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द श्मिट ट्रिगर शोन इन फिगर स्विंग्स बिटवीन +15 वोल्ट एंड -15 वोल्ट। Assuming that the op-amp is ideal, the output will change from +15 volt to -15 volt when the instantaneous value of the input sine wave is, देखिए श्मिट ट्रिगर बेसिकली एक कंपैरेटर सर्किट होता है। ये क्या होता है, एक कंपैरेटर सर्किट होता है जिसका पॉजिटिव फीडबैक होता है, एंड इसलिए हम इसको रीजनरेटिव, जो भी इसका भी पॉजिटिव फीडबैक होता है उसको हम कहते हैं रीजनरेटिव कंपैरेटर बोलते हैं। व्हेन op-amp इज पॉजिटिवली सैचुरेटेड, अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अ फीडबैक। देखिए मैं आपको केवल थोड़ी सी चीज बताऊंगी, एक्चुअली इसका आंसर थोड़ा सा ये लेंदी आंसर है। देखिए इसमें एक आंसर जो अभी इसका क्या दिया है, ठीक है मैं आपको इसमें कुछ बता देती हूँ कि इसमें कुछ कंडीशन होती है कि whenever the op-amp is positively saturated, जब भी ये पॉजिटिवली सैचुरेटेड होता है op-amp सॉरी, तो जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है, एक पॉजिटिव वोल्टेज होता है, इट इज अ फीडबैक टू दी नॉन वर्टिंग इनपुट। नॉन वर्टिंग इनपुट में पॉजिटिव फीडबैक लगता है, पॉजिटिव वोल्टेज का फीडबैक होता है, एंड दिस पॉजिटिव वोल्टेज होल्ड्स द आउटपुट। और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है इट होल्ड्स द आउटपुट इन +Vsat स्टेज, +Vsat स्टेज में रखते हैं, ठीक है। जब op-amp आपका नेगेटिवली सैचुरेटेड होता है तो क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक होता है आपका टू दी इन्वर्टिंग नॉन वर्टिंग इनपुट, ठीक है। एंड दिस नेगेटिव वोल्टेज, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है इट होल्ड्स आउटपुट इन लो, यानी कि -Vsat में रखता है। तो एज लॉन्ग एज V इनपुट, जब V इनपुट आपका लेस देन V रेफरेंस हो, ठीक है, ये कंडीशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ही V इनपुट लेस देन V रेफरेंस होता है तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ श्मिट ट्रिगर विल रिमेन एज +Vsat, ये +Vsat पे रहेगा। जैसे जैसे V इनपुट एक्सीड करेगा V रेफरेंस से तो आउटपुट स्विंग्स फ्रॉम +Vsat टू -Vsat। पहले ये कंडीशन देखिए, whenever the V input is less than V reference, the output +Vsat पे होगा। V इनपुट जब ग्रेटर देन V रेफरेंस पे होगा तो आउटपुट स्विच कर जाएगा, मतलब +Vsat टू -Vsat हो जाएगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज V इनपुट इज मोर देन द प्रेजेंट V रेफरेंस, ठीक है, तो आउटपुट ऑफ द श्मिट ट्रिगर विल रिमेन एट -Vsat। एज सुन एज V इनपुट जैसे ही अगेन फॉल करता है V रेफरेंस में तो आउटपुट अगेन -Vsat से +Vsat होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला है, अब ये यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको इधर बता देती हूँ, इसके काइंडली नोट्स बनाइए। और ये देखिए KBS का क्वेश्चन है तो टफ आया है। देखिए इसमें जो है एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल एट विच आउटपुट ऑफ ए श्मिट ट्रिगर चेंजेस, इसको नोट बना लीजिए एग्जाम के लिए। ऑलवेज मेक क्रिस्पी नोट्स फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन द कमिंग एग्जाम्स, एंड इसको प्लीज
3-4 बार रिवाइज ज़रूर किया कीजिए, डेली पढ़ने की हैबिट बनाइए, 8 to 10 आवर्स तो डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी आपका पेपर कोई निकलेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल एट विच आउटपुट ऑफ ए श्मिट ट्रिगर चेंजेस फ्रॉम प्लस वी सैट टू माइनस वी सैट, उसको हम बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये जो आपका अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इसका फॉर्मूला होता है वी रेफरेंस, में काम करती हूँ, इसको थोड़ा और मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, वी रेफरेंस प्लस वी नॉट माइनस वी रेफरेंस इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। अब जब VLTP निकालना है हमें, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालना है, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल एट विच आउटपुट ऑफ ए श्मिट ट्रिगर चेंजेस फ्रॉम माइनस वी सेट से, जब ये माइनस वी सेट टू प्लस वी सेट जाएगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसका फॉर्मूला होगा वी रेफरेंस प्लस माइनस वी नॉट माइनस वी रेफरेंस इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, राइट। अब इसमें कैलकुलेशन देखिए आपको क्या दिया, V आउटपुट इज इक्वल टू प्लस वी सेट, ये आपको प्लस 15 वोल्ट दिया है। पोटेंशियल एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल UTP, ये क्या हो जाएगा, आप इसमें इसकी वैल्यू रखिए। V रेफरेंस कितना था आपका, V रेफरेंस आपको 2 वोल्ट दिया है, तो ये हो जाएगा 2, एंड V आउटपुट कितना दिया है आपको, 15 माइनस 2 इंटू R1 कितना था, 3 किलो ओम बाय 10 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 13 इंटू 3 अपॉन 13, ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। अब दूसरा केस क्या है आपका, सेकंड केस क्या है, व्हेन V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस वी सेट इज इक्वल टू माइनस 15 वोल्टेज, तो पोटेंशियल जो नॉन वर्टिंग टर्मिनल पे होगा VLTP, वो कितना हो जाएगा, V रेफरेंस 2 था प्लस माइनस वी नॉट माइनस वी रेफरेंस, यानी कि माइनस 15 माइनस 2 तो माइनस 17 वोल्ट आ गया, इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, ये आपने निकाला ही था 3 बाय 13, तो कितनी वैल्यू है, माइनस 1.923 वोल्ट। तो यानी कि आउटपुट विल चेंज फ्रॉम प्लस 15 वोल्ट टू माइनस 15 वोल्ट व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इनपुट साइन वेव इज 5 वोल्ट, व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी 5 वोल्ट आएगी। इसने क्या बोला है, आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया था, मैंने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, देखिए मैं इधर जाती हूँ, भी फिर से मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में देखिए इसने क्या पूछा है, आउटपुट विल चेंज फ्रॉम प्लस 15 वोल्ट टू माइनस 15 वोल्ट। मैंने आपको बताया था व्हेनेवर द V इनपुट इज लेस देन V रेफरेंस, आउटपुट विल बी एट प्लस V सेट, व्हेनेवर V इनपुट इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, तो आउटपुट स्विंग करेगा V सेट से माइनस V सेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट जो होगा कब होगा, व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इनपुट साइन वेव इज 5 वोल्ट इन द पॉजिटिव स्लोप ओनली, तो इसका A ऑप्शन सही होगा। और देखिए सब में यही दिया है ना, इसमें आप ये भी तो देखिए कि श्मिट ट्रिगर करता क्या है, जैसे ये आपका साइनोसॉइडल वेव है, इनपुट है ये आपका, ठीक है, ये आपका साइनोसॉइडल है, ये है, तो VLT चाहिए आपको, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VUT, ठीक है, ये VUT हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा V इनपुट। तो यहाँ पे ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है या अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो जब हम श्मिट ट्रिगर क्या करता है, कंपैरेटर है, कंपेयर करता है ना, और क्या करता है, स्क्वायर वेव जनरेट करता है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा सा ये और नीचे जाएगा, स्क्वायर वेव जनरेट करता है, तो ये इस तरीके से ऐसे एंड ऐसे बनाएगा, ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बनाया है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस V सेट हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस V सेट होगी, और यहाँ पे ये वैल्यू V आउटपुट होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट शोन बिलो। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, V बाय R करेंगे तो करंट आएगा, तो 140/2 यानी कि 70 एम्पियर की वैल्यू आई। तो यहाँ पे हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये वैल्यू हो गई 70 एम्पियर। फिर उसके बाद इसके पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस आ गया, 2 ओम, 2 ओम आ गया। अगेन यहाँ पे देखिए फिर 70 एम्पियर की करंट हो गई, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक 4 ओम आ गया। अगेन यहाँ पे अगेन 70 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इधर 1 ओम आ गया, ठीक है, ये 1 ओम हो गया। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 70 प्लस 70 प्लस 70 हाउ मच इट इज, 210 एम्पियर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 210 एम्पियर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे ये करंट जा रही है यहाँ पे, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ 4 ओम में करंट जा रही है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 + 1 कितना हो गया, 2/3। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने निकाल दिया 2/3 ओम, फिर यहाँ पे ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, यहाँ पे करंट जाए तो करंट डिवाइडर रूल लगेगा। तो करंट डिवाइडर रूल क्या होगा, 210 ये एम्पियर है, इंटू 2/3 अपॉन 2/3 + 4, राइट। अब ये वैल्यू 210 इंटू 2/3 और ये कितना हो जाएगा, 2 + 12 14/3, राइट। 2 7 जा 14, 7 3 जा 30 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। इसने करंट कहाँ निकालनी है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है, उसके लिए हमने पहले इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, पैरेलल में रेजिस्टर आ गया, जहाँ करंट फ्लो कर रही है हमें वो नहीं देखना, हमें ये जो अगल बगल के रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में, इसका हमें रेजिस्टेंस निकाल के इस इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और फिर हमें करंट डिवाइडर रूल से करंट निकालनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स फॉर एन एलिमेंट आर शोन इन द फिगर। ये आपको दिया है, इसने पूछा, अब आप देख सकते हो VT दिया है, IT दिया है, सर्किट एलिमेंट एंड इट्स वैल्यू पूछी है। देखिए, करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर अनचार्ज्ड, वो होता है I = CdV/dt, राइट, वेयर I इज द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस फैराड्स, dV/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वोल्टेज चेंज पर सेकेंड, ये पता है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है V = LdI/dt, ठीक है। di/dt क्या होता है, di/dt इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ करंट चेंज, ठीक है। अब आप इसमें देखिए Vt जो है ये एक लीनियर स्लोप है, विद स्लोप लीनियर लाइन है, ये एक लीनियर लाइन दिख रही है ना, जिसका स्लोप क्या है, अगर आप देखें y/x दैट मीन्स 4/4, तो 1 हो गया। तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ रैम्प d/dt ऑफ RT इज इक्वल टू UT होता है। तो करंट थ्रू द एलिमेंट क्या होता है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज, यू नो Q इज इक्वल टू IT, तो I इज इक्वल टू Q/T dV/dt। अब इसमें आप देखो, अगर आप देखो इसमें Vt कितना दिया है आपको, Vt इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट इज T, ये T है क्योंकि वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना है। दूसरा IT की वैल्यू कितनी दी है, IT की वैल्यू जो है ये आपकी 2 एम्पियर है, ठीक है। हेयर द करंट थ्रू द एलिमेंट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द वोल्टेज, dV/dt होगा ना, ये dV/dt होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कैपेसिटर है, I इज इक्वल टू CdV/dt, तो यहाँ पे जो करंट है ये 2 है एंड C है, एंड dV/dt कितना हो जाएगा आपका 4/4, dV/dt ये है ना, ये 4/4, dV/dt, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू 2 फराड। तो आपका जो एलिमेंट है वो कैपेसिटर है और इसकी वैल्यू जो है 2 फराड है। समझ में आया, कैपेसिटर के थ्रू हम करंट निकाल रहे हैं, I इज इक्वल टू CdV/dt, वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है तो करंट निकलेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू LdI/dt, यहाँ पे I और T है। अब इसमें आप देखो, पहले तो आप स्लोप निकालोगे, Vt इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1, ये T हो गया, एंड ये एक रैम्प सिग्नल है तो d/dt RT तो UT ही होता है ना, यानी कि अगर ये एक रैम्प सिग्नल है तो रैम्प का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट कैपेसिटर होगा। I इज इक्वल टू CdV/dt, करंट कितनी दी है यहाँ पे 2 एम्पियर, एंड C निकालना है, एंड dV/dt इज 4/4, तो कैपेसिटर एलिमेंट है ये, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ RL, C एंड R ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट आर हाफ, द Q फैक्टर ऑफ द सर्किट वुड बी, इन अ सीरीज LCR सर्किट Q इज इक्वल टू ω/L/R, तो 1/R √L/C होती है, क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि अगर हम L डैश, C डैश, R डैश इन सब को हम अगर हाफ कर दें, L/2, C/2, R/2, तो Q डैश कितना हो जाएगा, 1/R/2 इंटू L/2 इंटू C/2, ये पूरा सॉल्व करोगे जब आप, तो आपका हो जाएगा 1/R/2 √L/C, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2/R √L/C, यानी कि 2Q हो गई, 2Q हो गई, तो Q फैक्टर ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो इसका जो ऑप्शन आएगा 4th ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED इज,
गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये होता है। जब भी हम एलईडी बनाते हैं तो एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हमें चाहिए। वी यूज अ डीबीजी, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर चाहिए। द बैंड गैप इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, मोमेंटम जो होता है, इसका मोमेंटम क्या होता है, मास, ये आपने P इज इक्वल टू एम वी पढ़ा ना आपने, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये सेम होता है इन बोथ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। एंड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली एमिट अ फोटोन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, फोटोन में photon cannot be emitted because the electron must pass through some intermediate state and then transfer momentum to the crystal lattice. तो direct band gap semiconductor वो होता है in which the maximum energy of the valence band aligns with the minimum energy level of the conduction band. Maximum energy level of valence band aligns with minimum energy level of conduction band with respect to the momentum. Momentum को मैं P से डिनोट कर रही हूँ as shown in the figure. ये आपको पता ही होगा ना, जैसे ये कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे हिट करता है फिर एक फोटोन निकलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इट इज हैपनिंग लाइक दिस वे, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी फैक्टर जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का होता है, एक तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है डायरेक्ट बैंड गैप की। Why DBG semiconductors are always preferred over IBG for making optical sources? कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट के, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, एलॉयज हैं ग्रुप 3rd एंड 4th एलिमेंट्स के। तो GASP एक डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, इट इज मोस्ट प्रेफर्ड मटेरियल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट इज। ये आप इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। 8.3, 16.6, 7.2 किलोहर्ट्ज या 3.6 किलोहर्ट्ज, ये आपका फिगर है, ठीक है। तो ये आप इसको, मुझे होमवर्क है, ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।